चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? ये शॉर्टकट है। यस सबको मेरी आवाज आ रही? ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग एंडिंग पार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के की पॉइंट्स फिर से मैं डिस्कस करूंगी एक बार, ताकि आप लोग कुछ स्किप ना करें। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों के जो की पॉइंट्स है, सबसे पहले वो है कि आपका स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। आपका जो कंपाउंड है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन शो करेगा। ठीक, आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो भी एक्टिव कंपाउंड होगा वो इनैंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनैंशियोमर्स हमेशा जो होते हैं वो इवन एक्सचेंज ऑड एक्सचेंजेस करके जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, ऑड एक्सचेंजेस करके बनाए जाते हैं, और ये हमेशा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ और टर्म्स समझ ली हैं। आप लोगों ने समझ लिया डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने समझ लिया स्टीरियो सेंटर किसे बोलते हैं, आप लोगों ने समझ लिया कायरल सेंटर क्या होता है एंड कायरल कार्बन क्या होता है। आप लोगों ने समझ लिया कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं ना। साथ साथ आप लोगों ने एक नॉमेनक्लेचर पढ़ा है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव नॉमेनक्लेचर, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर, दैट इज RNS नॉमेनक्लेचर। ये सारे पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स में आप लोगों को जो कंक्लूजन मिला है वो ये है, कंक्लूजन 1 जो मैं कंक्लूड करूंगी वो ये है कि कायरल सेंटर का होना या कायरल कार्बन का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो बिना कायरल सेंटर के या बिना कायरल कार्बन के ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि एलीन्स या बाइफेनाइल्स। बट पहला वन ये है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि जो भी मेरे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनके अंदर एक कायरल कार्बन है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये भी कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। मतलब मैं इसे इस तरीके से बोलूंगी कि प्रेजेंस ऑफ वन कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी, बट अगर एक कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब अगर एक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, बट अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज वी हैव मीजो कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट। थर्ड चीज, अगर एक कायरल सेंटर है तो क्या कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि अमीन की फ्लिपिंग हम लोगों ने स्टडी करी थी कि अमीन अगर सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड है, उस पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, बट वो फ्लिप करके अपने नॉन रिजॉर्बेबल कंपोनेंट्स के मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कंक्लूजन आप लोगों ने देखे थे कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कंडीशंस, ना कि कायरल सेंटर नेसेसरी है। बट अगर एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक कायरल सेंटर है तो जरूरी नहीं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो बिकॉज ऑफ अमीन फ्लिपिंग, और अगर एक से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है क्योंकि मीजो। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी भी तरीके का छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी कि अगर आपको इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स चेक करने होंगे तो आप RS नॉमेनक्लेचर की मदद लेंगे। अगर आप RR से कंप्लीट इन्वर्जन में जाते हैं मतलब SS तो इनैंशियोमर्स, अगर आप RR से RS में जाते हैं मतलब एक इन्वर्जन दूसरा इन्वर्जन नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स, बट आप RS से SR में जाते हैं तो फिर से इन्वर्जन, SS से SR में जाते हैं तो डायस्टीरियोमर्स, यहाँ से यहाँ पे भी डायस्टीरियोमर्स और यहाँ से यहाँ पे भी डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स है, आइडेंटिकल है या एनांशियोमर्स है, ये भी अगेन में सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ RS नॉमेनक्लेचर ही जो है स्टडी करूंगी। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा
हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके लिए दो केसेस बनाएंगे हम लोग। केस नंबर 1, इफ द स्ट्रक्चर इज डिसिमेट्रिक, अगर मेरा स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिक है। डिसिमेट्रिक का मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर डिसिमेट्री होगी, तो वो मेरा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके अंदर डिसिमेट्री है। साथ साथ वो जो स्ट्रक्चर है उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि स्ट्रक्चर जो है एकदम, आप बोल दीजिए अगर आप एक साइड से नाम दे रहे हैं और दूसरे साइड से नाम दे रहे हैं, उसका दोनों साइड से नाम डिफरेंट आ रहा है, मतलब सिमेट्री उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो पूरा 100% हमारा क्या है? डिसिमेट्रिकल। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक चीज लिख देते हैं, नॉमेनक्लेचर फ्रॉम डिफरेंट साइड्स गिव डिफरेंट रिजल्ट। डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं उसके डिफरेंट साइड से। तो मेरा स्ट्रक्चर जो है उस केस में उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो होते हैं 2n, और ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। तो टोटल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दोनों सेम रहते हैं, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर इसके अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे सवाल है, ये n क्या होगा? n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स। ये जरा समझाते हैं ये क्या है। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, फिर आपको केयरफुली बताती हूँ कि n को कैसे चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिक है, उसका नॉमेनक्लेचर दोनों साइड से आप कर रहे हो या किसी भी साइड से कर रहे हो और वो अलग आ रहा है हर साइड से, तो मेरा कंपाउंड डिसिमेट्रिक कहलाएगा। उसके टोटल आइसोमर्स टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के बराबर होंगे और उनका वो वैल्यू होगा 2n। n होगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स। केस 2 में ले रही हूं कि माय स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। अब देखिए जरा, यहां मैंने लिखा है माय स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। इसका क्या मतलब है? अब ये मत सोचिए कि अगर आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर एक कायरल कार्बन हो, बट स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ इसका, ये अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है ना। क्यों? अगर आप यहां से नाम करते हो यहां से नाम करते हो वो सेम आएगा, बट फिर भी इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव है। तो ये ऐसा होगा जिस जो अनसिमेट्रिकल है, डिससिमेट्रिकल है, जैसे कि ये वाला केस। इस केस का एग्जांपल हो गया ये। तो अब यहां से नाम दोगे और यहां से नाम दोगे वो डिफरेंट आएगा। यहां से नाम दे रहे हो यहां से नाम दे रहे हो, सेम आ रहा है। एक बार को देखूंगी, अगर 2D में देखूंगी तो ऐसा लगेगा कि स्ट्रक्चर में यार प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ऐसा नहीं है। 3D में विजुअलाइज करें, क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर्स हैं, तो कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसमें कुछ इनएक्टिव होंगे। अब ये चेक करना है कि कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव। ऐसे केसेस में जो असिमेट्रिकल होता है, जिनका नाम दोनों साइड से डिफरेंट आता है, इनमें कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक, अब इसमें देखना है मुझे कि सिमेट्रिकल में क्या होता है। इसमें भी फर्दर दो केसेस बनेंगे। केस 2A पार्ट, जिसमें मैं बोलूंगी कि मेरा n का वैल्यू इवन आ रहा है। n अगेन सेम है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स। तो अगर n का वैल्यू इवन आता है तो मेरा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं 2n-1 प्लस 2p-1, जिसमें ध्यान रखे ऑप्टिकली एक्टिव ये वाले होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ये आइसोमर्स होते हैं, और ये आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैं एग्जांपल देके सब समझाऊंगी आप लोगों को। और केस 2 का बी पार्ट अगर मैं देखूं कि n का वैल्यू, अच्छा इसमें p क्या है ये भी समझ लीजिए। p का वैल्यू यहाँ n/2 होता है। अगर n का वैल्यू आपका ऑड होता है तो आपके टोटल
ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आते हैं बेटा? 2n-1 प्लस 2p-1। अगेन ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, लेकिन इसमें p का वैल्यू डिफरेंट है। p जो होता है वो n+1/2 होता है। ठीक, ये वाले वही है जो ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाले वो हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैंने क्या बोला। ठीक है, आप लोगों ने बस ये फॉर्मूलेस नोट कर लिए। Shall I remove this? नो मैम अभी नहीं किया। हाँ हाँ लिख लो। मैम हाँ जी, मैम पहले जब हम केसेस में पढ़ते थे कि अगर पीओएस प्रेजेंट है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली हाँ। इनएक्टिव होगा। हाँ इसमें हमने कैसे कह दिया कि ये इसमें पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है? इसमें बेटा पीओएस किसी एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर आप याद करो जो मैंने इसका फिशर बनाया था, अगर मैं इसका फिशर ऐसे बना दूं HOH OHH, तो इसमें पीओएस नहीं होगा, है ना? यस मैम। का ये वाला बनाया फिशर तो ही पीओएस होगा ना। जब HOH और HOH ऐसे बनाया तभी तो पीओएस आएगा। ओके मैम। कह रही हूँ कि ऐसे 2D में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, बट Yes, ma'am. नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड करते हैं कि इनका अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि ये दोनों कायरल सेंटर है ना। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होंगे, इसलिए मैंने दो रखे हैं, एक्टिव भी इनएक्टिव भी। और इन केसेस में जो जैसे ये है, इसमें सोचो अगर आपके पास ये वाला केस है C2H5 वाला, आप चाहे HOH लिखो दोनों साइड, या दोनों साइड इस तरीके से लिख दो HOH OHH, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, ना इस केस में ना इस केस में, है ना। तो इस केस में Yes. सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। समझ आई बात? यस मैम। ठीक, चले आगे, इसको रब करो। हाँ लावन ने लिख लिया? यस मैम। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज एन, एन को कैसे चूज करना है, हाउ टू चूज एन, क्योंकि सारी चीजें एन पे डिपेंड कर रही है। हाउ टू चूज एन। नाउ एन को चूज करने के लिए आप ये समझिए, जैसे आपके पास एक सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड एलीन का केस है, लाइक दिस ए बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये एलीन पूरा एक सिस्टम माना जाता है, तो इसके लिए एन का वैल्यू 1 है। ठीक है, एलीन इज कंसिडर एज कंप्लीट वन सिस्टम, नो मैटर इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है। मतलब अगर ये सपोज 3 डबल बॉन्ड भी एक साथ होंगे या 4 भी होंगे, क्योंकि 3 वालों पे इनएक्टिव होता है, तो 4 अगर मैंने ले लिए इस प्रकार 2 3 4, तो ये भी पूरा एक ही सिस्टम माना जाएगा। समझ रहे हैं? ये दो सिस्टम सिर्फ तभी होगा जब आपके पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो। देखिए, और A इज नॉट इक्वल टू बी, तो अब आप देख सकते हैं एक एलीन और ये दूसरा एलीन, दोनों सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड से। इस केस में एन का वैल्यू आप क्या लेंगे बेटा? 2 लेंगे। तो एलीन मतलब चाहे कितने भी डबल बॉन्ड्स लेकर बना है, जब तक वो सारे कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स है और वो खत्म नहीं होते, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक ही सिस्टम है। वो सिस्टम चेंज तभी करेगा जब दो एलीन्स के बीच में क्या आएगा? एक सिंगल बॉन्ड। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? सिमिलरली बाइफिनाइल्स अगर मैं लूं और सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड लूं, जैसे ए बी मैंने बल्कि माना और ए और बी नॉट इक्वल टू माने, तो इस केस में ये पूरा बाइफिनाइल भी एक ही सिस्टम माना जाएगा, n इक्वल्स टू 1 होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको कंसीडर करते हैं। अब जैसे आपने बाइफिनाइल्स और एलीन्स ना लेके ये वाले स्ट्रक्चर्स लिए, इसमें n क्या होता है? हेयर n इज डिफाइंड एज, हेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। n यहाँ होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर ये है, एक कायरल सेंटर ये है, तो n का वैल्यू आप लोग क्या लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, आप ये सिंपल वाला केस ले जो मैंने कंसीडर किया था, इधर भी आप n का वैल्यू क्या लेंगे?
2 लेंगे। तो n अगर आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास एनील्स या बाइफिनाइल्स हैं तो जो n है वो रिप्रेजेंट करता है पूरा एक एलीन, नो मैटर उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसके अंदर n क्या होगा, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, देखिए ये भी एक कायरल सेंटर है ना, तो n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। बात सबको समझ आ रही है कैसे देखना है। अब सोचो एक इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, अब इसमें n देखो क्या है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस स्ट्रक्चर में ये एक कायरल सेंटर हुआ, ये पूरा एलीन हुआ और ये भी एक कायरल सेंटर हुआ, तो ये तीनों n के अंदर काउंट होंगे, तो n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो जितने भी सेंटर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स दे सकते हैं वो सारे के सारे n में काउंट होंगे। बात सबको क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. हाँ, आप सोचो अगर मैं ऐसे लिख देती यहाँ पे CH3 CHOH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CHOH C2H5। अब n का वैल्यू डिफाइन करिए, कितने n के वैल्यूज होंगी यहाँ पे। अच्छा सॉरी, एक चीज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगी, अब बताइए अब कितने n का वैल्यू होगा इसके अंदर। थ्री या 2 या 4? Ma'am, 2. 2, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, बट अब इसको n नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा और कभी भी किसी भी हालत में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो n होगा वो जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स देने लायक है, नंबर ऑफ सिस्टम जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक, इसको हटाओ। अब देखिए, अब जैसे हम लोगों ने, मैं एक सिंपल वाला एग्जांपल करा रही हूँ क्योंकि इसके मैंने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपसे पिछली क्लास में काउंट करवाए थे। ये स्ट्रक्चर अब देखिए डिसिमेट्रिकल है, इसके अंदर यहाँ से नाम दिया, यहाँ से नाम दिया, डिफरेंट आएगा। तो डिसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के, एक्टिव आइसोमर्स के, और वो बराबर होते हैं 2n के। तो सबसे पहले n सेलेक्ट करते हैं, यहाँ 2 ही कायरल कार्बन है तो n का वैल्यू इनके लिए क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। और स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए 2 4, और ये चारों के चारों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हुए। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पूछे तो 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछे तो 0। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे 0, और नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स पूछे ऑप्टिकल आइसोमर्स तो अगेन 4, ठीक है। अब वो कौन से 4 हैं यहाँ देखिए, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं HOH OHH, ये एक आइसोमर है, एक आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज जो कि नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज है, मतलब एनांशोमर वो एग्जिस्ट करने वाला है, और इसका भी एक नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज या फिर एनांशोमर जो है वो एग्जिस्ट करने वाला है। तो ये 4 कंपाउंड्स है जो है, मतलब 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये है 4 वो कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है बेटा, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है और उसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जब पूछे जाते हैं तो दोनों काउंट होते हैं, मतलब इनैंशोमर्स को 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको समझ आया?
इनैंशियोमर्स को दो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाया जाता है, इस वजह से इसके टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? 4। आई बात सबको समझ? मैम हाँ जी। मैम ये नीचे वाले जो दो हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं नहीं है, होंगे? देखो ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इनकी यस मैम, ओके। नहीं हो सकती है ना। अब यही चीज मैं यहां लेके चलती हूँ नेक्स्ट चीज में, इस वाले केस में। अब आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल, बट इसमें n का वैल्यू तो 2 है। अब सिमेट्रिकल में आपको ये देखना पड़ता है आपका n इवन है या ऑड है। तो n का वैल्यू 2 है मतलब n का वैल्यू इवन है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर p-1। मेरा p का वैल्यू n/2 होगा, तो p का वैल्यू हुआ 1 इस पर्टिकुलर केस में, और n का वैल्यू है 2, तो 2 - 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1-1, तो ये हुआ 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 वुड बी 1। आंसर कितना आया? 3। तो मेरे पास 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जिसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? इतना वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होता है मतलब 2, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं बेटा? ये वाला पार्ट इनएक्टिव होता है मतलब 1। बोलो हाँ या ना, क्या तक तो क्लियर है? यस। तो सोचो इस स्ट्रक्चर में अगर मैं यहां ये लगा देती CH3 ही, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मिरर इमेज भी बनता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट यहां पर अगर CH3 हो गया तो क्या बवाल मचेगा? यहां अगर CH3 हो गया तो इस कंपाउंड के अंदर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये क्या बन जाएगा? मीजो, और मीजो क्या होते हैं? इनएक्टिव, है ना? बात समझ आ रही है? तो एक आइसोमर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये दोनों ही दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हुए। तीसरा हुआ ये, जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है बट इनएक्टिव है। तो 1 2 3 ये हुए। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसकी बात करो। इसको मैंने क्यों नहीं काउंट करा? क्योंकि अगर आप लोग याद करोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कंपाउंड है ये इस पे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। क्यों? याद है? क्योंकि वो ऐसा लग रहा है यहां जो मैंने मिरर रखा है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, बट इसकी मिरर अगर आप नीचे रखोगे या ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोजिबिलिटी दिखेगी। मतलब ये दोनों कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल है, मतलब सेम है, तो दोनों में से किसी एक को ही काउंट किया जाएगा। तो इसलिए एक ऑप्टिकल एक्टिव ये, एक ऑप्टिकल एक्टिव ये, 2 ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, और एक ये मीजो वाला जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव का काउंट किया जाएगा। इसको 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज मीजोज आर ऑलवेज सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, एंड अ कंपाउंड विच इज सुपर इम्पोजिबल विल बी कंसीडर एज आइडेंटिकल। Am I clear till now? Am I clear? Shall I move further? यस मैम। चलिए, अब एक बहुत अच्छा मैं आपको केस समझा रही हूँ जो आपको जनरली रिएक्शंस में देखने को मिले। ठीक है? अगर आपके साथ इफ geometrical as well as optical isomers exist together, अगर ये दोनों साथ एग्जिस्ट करें तो क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटर तो 2 है, पर ये वाला जो सेंटर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन। ठीक, अब मेरा सवाल क्या है? बेसिकली देखा जाए, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन JEE 2010 का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आप मुझे बताइए टोटल आइसोमर्स और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, या फिर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए कितने हैं। हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स?
बिकॉज स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूड बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। तो मतलब मुझे ज्योमेट्रिकल भी देखना है और ऑप्टिकल भी देखना है, ठीक है। तो और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो साथ में प्रेजेंट होंगे तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ तभी वैलिड है जब आपको खाली ऑप्टिकल ढूंढने हो, और वैसे ही खाली ज्योमेट्रिकल ढूंढने होते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है। जब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल करके जो है देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कैसे, सोचते चलिए। सबसे पहले तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना। और जो भी स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होगा ये तो आप उसमें सोच ही लीजिए कि उसके अंदर कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सारे के सारे कंपाउंड्स उसके क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आप कैसे देखेंगे, आप पहले तो ये डिसाइड करिए इसका क्या होगा। जो ये डबल बॉन्ड है वो तो या तो सिस शो करेगा या तो वो ट्रांस शो करेगा, दो ही ऑप्शन है उसके पास, तो है ना। तो एक बार इसे सिस फिक्स करते हैं और इन दोनों के आइसोमर्स देखते हैं, फिर एक बार इसे ट्रांस फिक्स करते हैं और इन दोनों के आइसोमर्स देखते हैं। तो लेट्स से ये वाला मेरा सिस हो गया। तो अगर सिस है तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं इसका आर एस बनाऊं तो ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये आ रहा है ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा है ये आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऐसा ऐसा है। बोलो हाँ या ना, दोबारा समझाओ या आ गया समझ। बताओ भैया जल्दी। मैम एक बार फिर बताते हैं। हाँ फिर बताते हैं। देखो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये तो या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, है ना। ये बात तो क्लियर है, एक ही डबल बॉन्ड है ना। जब सिस या ट्रांस होगा, आप जब जैसे आपने पहले वाला केस लिया था ये वाला, है ना, इसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं हुई थी चार आइसोमर्स ढूंढने में। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया ना, CH3 C2H5 HOH OHH, है ना। फिर इसका मिरर इमेज बना लिया, HOH लगाया, फिर मिरर इमेज बना लिया। इस तरीके से आपने किया। अब मैं इस तरीके से ना करके, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे दिक्कत हो सकती है, तो मैं ये सिंपल सोच रही हूँ कि अगर ये R है तो हो सकता है ये वाला भी R हो, या फिर पॉसिबिलिटीज देखा जाए कि R है तो ये S हो, या ये S हो तो ये S हो, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो वही काम मैं यहाँ कर रही हूँ कि मैंने अज्यूम किया ये वाला R, तो ये भी R हो सकता है। ये अगर R है तो ये S भी हो सकता है। ये अगर S है तो ये R भी हो सकता है। ये अगर S है तो ये S भी हो सकता है। समझ रहे, मैं एक एक को फिक्स कर रही हूँ और दूसरे के अंदर चेक कर रही हूँ कि उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो सिस मैंने यहाँ रखा और दोनों जगह पहले RR कर दिया, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ये सिस रखे ये RS कर दे, या फिर ये सिस रखे ये SR कर दे, या फिर ये सिस रखे ये SS कर दे। बोलो हाँ या ना। वसुंधरा समझ आए बेटा? यस मैम। सेम चीज यहाँ करूंगी। अगर ये ट्रांस है तो दोनों हो सकता है RR हो, और हो सकता है ये ट्रांस है तो हो सकता है एक R दूसरा S हो, फिर ये ट्रांस है तो हो सकता है ये S और ये R हो, पॉसिबिलिटीज। और अगर ट्रांस है तो हो सकता है ये S और ये भी S हो। बोलो हाँ या ना, है ना। तो टोटल मेरे पास कितने आइसोमर्स आए, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो मेरे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आए 8। और इस केस में कोई डुप्लीकेसी नहीं है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ये दोनों डिफरेंट ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 यहाँ C2H5 है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के सेम नहीं है। तो ये R और ये S और ये S और ये R दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। सेम इज द केस हियर, इसलिए मैंने दोनों को जो है डिफरेंट माना है, और इस वजह से मेरे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ रहे हैं बेटा, 8 आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? अभी भी कोई दिक्कत है तो ये सोच लो। एक चीज और मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ वो ये है कि जैसे मीजो है ना, ध्यान देना, बहुत मतलब एक डीप स्टडी बता रही हूँ तुम्हें। ये मीजो है ना, और एक ये इस तरीके से कंपाउंड यहां बना रही हूं। ये एक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। तो मीजो को पहचानने का क्या तरीका बेटा? पहला की पॉइंट, मीजो हमेशा हमेशा एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल नहीं है स्ट्रक्चर, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो मीजो कभी नहीं हो सकते जैसे कि ये। तो मीजो होने के लिए मेरा कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब आप देखो जरा, आप इसका RS निकालो इस कार्बन का, ठीक है। अगर आप RS निकालोगे तो ये 1 हुआ, ध्यान से देखना मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये 1 प्रायोरिटी हुआ, ये पूरा ग्रुप 2nd प्रायोरिटी हुआ,
ये पूरा ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी हुआ, ये फोर्थ हुआ। फोर्थ को वर्टिकल लाइन पे लाना है तो 4 इधर ले आए, 3 इधर ले आए और इधर कर दिया 1 इधर 2 इधर, और 1 से गई मैं 2, 2 से गई मैं 3, ये क्या बना S। अब इस वाले कार्बन को देखो, इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करें, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इवन एक्सचेंजेस करें, 4 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, 1 इधर कर दिया। अब 4 को हटा दो, 1 से 2, 2 से 3, देखो ये क्या है R, है ना। अब ध्यान से समझना, ना समझ आए मुझे वापस बोलना कि मैम समझाओ। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और 2 कायरल सेंटर हैं और दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो मेरा कंपाउंड हमेशा मीजो या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अगर ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अगर ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखें तो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो यहां देखिए, यहां दोनों ही डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं दोनों कायरल कार्बन, बट ये स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है इसलिए ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर करें। Had it been a symmetrical structure, I would not have considered these. Why? Because they would have been same and they both would have been optically inactive. कितनों को मेरी बात समझ आई है? किसी को समझ नहीं आई? हाँ जी बताओ भैया। Should I repeat again? नाम लिखे पूछने पड़ेगा। अक्षर समझ आया तुझे? मैम एक बार रिपीट कर। गुंजन को समझ आया? लावण्य, वसुंधरा, अस्मी, प्रतीक? मैम मैं बोल रहा हूँ रिपीट कर दीजिए। हाँ मैंने सुन लिया बेटा, अभी रिपीट कर देती हूँ। मम्मा आ गया। आ गया। गुंजन, लावण्य, वसुंधरा। यस मैम, मैम Repeat. 80% था। ठीक है, एक और बार दोबारा ट्राई करता है समझाने का। देखो आप लोगों ने ये नोट कर लिया है क्या? मैं हटा दूं? फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं, सबसे पहले इनके लिए कंडीशंस समझो। इनके लिए कंडीशन नंबर 1 ये है कि ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेरा कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हम हाफ प्लेन पे भी, हाफ प्लेन मतलब जैसे एल शेप्ड होता है ना तो उसके एक प्लेन पे भी। बेटा वो मीजो नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि मीजो के लिए भी सेकंड कंडीशन में भी बताने वाली थी, कायरल सेंटर भी होना चाहिए। तो कायरल सेंटर और सिमेट्रिकल, उनमें मीजो नहीं होते, वो पूरे इनएक्टिव बन जाते हैं, उनको लेकिन मीजो नहीं बोला जाता। मीजो के लिए एक तो ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक होना चाहिए, दूसरा प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर होना चाहिए। एलिन सेंटर नहीं होते इसलिए उन्हें मीजो नहीं बोलते, तो कायरल सेंटर होना चाहिए या कायरल कार्बन होना चाहिए, कुछ भी। ठीक है, अब ये जो मीजो होते हैं जिनमें कायरल कार्बन है, जैसे मैंने ये वाला केस लिया, ठीक है। एक मैं और चीज तुम्हें समझाऊं ताकि तुम लोग और कंफ्यूज ना हो। जो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, है ना। अब वो Yes, sir. है या लीवो है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे लैब में जाके चेक करना पड़ेगा, है ना, प्लस या माइनस। तो मुझे हर चीज लैब में जाके ना चेक करनी पड़े तो मैं डेक्स्ट्रो लीवो ना रख के मैं उनका नाम रख देती हूँ RS। ठीक है, RS का मतलब क्या है कि R अगर एक आ रहा है और सेम कंपाउंड अगर S ओरिएंटेशन में, मतलब इन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होगा। हम आर क्या है? RS नोमेनक्लेचर। अच्छा, तो अब क्योंकि मैं डेक्स्ट्रो लीवो हर बार चेक नहीं कर सकती ना कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो है लीवो, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करूंगी तब तक पता नहीं चलेगा। बट मुझे अगर ये शो करना है कि जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड एक बनाया, HOH मैंने रखा और मैंने बोला इसका एक ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है,
तो इसका जो मिरर इमेज होगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होगा, ये हमें पता है ना। तो इसका मतलब अगर इसका नाम R है तो इसका नाम S होगा। तो अगर एक कंपाउंड का नाम R होता है और उसी के दूसरे वाले स्ट्रक्चर में उसका नाम S बनता है, इसका मतलब वो दोनों स्ट्रक्चर्स में उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, डिफरेंट है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रही कि R हमेशा डेक्स्ट्रो होगा या R हमेशा लीवो होगा, नहीं। R डेक्स्ट्रो या लीवो में से कुछ एक होगा और S भी डेक्स्ट्रो लीवो में से कुछ एक होगा, लेकिन R अगर डेक्स्ट्रो है तो S हमेशा लीवो होगा, और अगर X डेक्स्ट्रो है तो R हमेशा लीवो होगा। मतलब R और S का ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि एक तरीके से R और S जो होते हैं ना, ये कंप्लीट मिरर इमेज से बनते हैं। जो मिरर इमेज होते हैं तो मैंने बताया इनैक्सोमर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। तो यही चीज है, अगर कोई चीज R है, लेट्स से वो डेक्स्ट्रो है, तो उसी का जो S फॉर्म होगा वो क्या होगा, लीवो होगा, उसी का S। ठीक है, ये नहीं कि किसी और कंपाउंड का S ले रहे हैं। एक ही कंपाउंड का अगर एक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली R है और ये डेक्स्ट्रो है, तो इसी कंपाउंड की दूसरी कॉन्फ़िगरेशन अगर X है तो वो लीवो। ये चीज हम वो कैसे पता चला कि एक जो है वो डेक्स्ट्रो है? ये नहीं पता, मैंने एज्यूम करो कि अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा, ये बात पक्की है। क्या होगा वो तो जाके लैब में चेक करना पड़ेगा। वो मैं ये नहीं कह रही कि R हमेशा डेक्स्ट्रो है, वो तो चेक करना पड़ेगा। कुछ भी एक होगा ना, डेक्स्ट्रो लीवो में से कोई तो एक होगा ना। मान लिया कि डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा, ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करा, ये S कॉन्फ़िगरेशन आया था, ये R आया था, है ना। अब सोचो इस पार्ट को देखो, isn't it these three groups exactly what these three groups are? इस ग्रुप पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इस ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये एग्जैक्टली इसके सेम है, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। तो अगर एक जैसे है और एक S है, तो दूसरा R है, मतलब इस पार्ट का ऑप्टिकल रोटेशन और इस पार्ट का ऑप्टिकल रोटेशन उल्टा होगा। तो मतलब जब ये लाइट यहाँ से पीपीआर लाइट इस कंपाउंड से पास करेगी, तो इस कंपाउंड का आधा स्ट्रक्चर अगर लाइट को राइट रोटेट कर रहा होगा तो आधा स्ट्रक्चर लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा, और इस वजह से लाइट जो बाहर आ रही होगी वो नो रोटेशन के साथ आ रही होगी, और इसी वजह से ये कंपाउंड मेरा क्या रहा है, कायरल सेंटर होते हुए भी मीजो बन गया। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाओ तो आप ये सोचो, यहाँ अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं, ये मिरर लगा दिया, तो ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो ये मीजो स्ट्रक्चर्स अपने स्ट्रक्चर की वजह से, अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसमें इनएक्टिव होने का कोई कारण नहीं है, ये इनएक्टिव सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जो मिरर इमेजेस हैं उनका ऑप्टिकल रोटेशन उल्टा होना है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और एक कायरल कार्बन R है और दूसरा कायरल कार्बन S है, तो मेरा कंपाउंड इनएक्टिव होगा। क्लियर हुई बात? एक R और एक S से इनएक्टिव कैसे होएगा? अरे फिर से वही बात कि R अगर डेक्स्ट्रो होगा, लेट्स से अज्यूम करा मैंने डेक्स्ट्रो, तो S लीवो होगा ना बेटा। यस मैम। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन जीरो नहीं हो जाएगी? अच्छा, पहले एक रोटेट करेगा फिर दूसरा करेगा? हाँ, मतलब आधा आधा स्ट्रक्चर सोचो ना, लाइट तो पूरे स्ट्रक्चर से पास हो रही है। आधा स्ट्रक्चर कह रहा है कि मैं राइट हैंड साइड लाइट को रोटेट करूंगा, आधा स्ट्रक्चर कह रहा है मैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लाइट जो बाहर निकलेगी वो बिना रोटेशन के निकलेगी, है ना। ठीक है, आ गया। अब यही चीज अगर इस वाले स्ट्रक्चर पे लेकर जाएं, आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। हालांकि आप हो सकता है पूरे नोट्स ना बना पाओ, लेकिन की पॉइंट्स जो होते हैं ना उसको जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ और लिखती नहीं हूँ ना यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मान रखना, मेरी बात ध्यान रखना, जो मैं बोलती नहीं हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम लेक्चर के बाद वीडियो भेज दीजिएगा। अब मैं नहीं भेजूंगी, अच्छा भेज दूंगी, ठीक है। चलो अभी फोकस सिर्फ समझना, लिख लेंगे। और वैसे भी ये इतना टिपिकल टॉपिक है ना, मैं तो चाहती हूँ तुम इसे 2 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये क्लियर नहीं होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अब मैं इधर आती हूँ। लेट्स अज्यूम, मैं अभी RS निकाल नहीं रही, ठीक है। मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि लेट्स से मैंने जब ये निकाला तो ये S आया और ये निकाला तो ये आ रहा है, मैंने ऐसे अज्यूम करा, ठीक है। बट ये S और ये R का ऑप्टिकल रोटेशन तो डिफरेंट होगा, एक अगर डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो होगा, लेकिन अमाउंट भी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर का अलग है और ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर का अलग है। ये R और S डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन विद सेम अमाउंट सिर्फ तभी है जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्या हो, सेम हो। तो इसलिए हो सकता है ये डेक्स्ट्रो हो, पर डेक्स्ट्रो हो कम अमाउंट से और ये लीवो हो स्ट्रॉन्गर अमाउंट से।
तो मेरा नेट कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, मतलब LIGO हो गया क्योंकि LIGO वाला स्ट्रॉन्ग है। तो जब आपका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं, बट आप फिर भी उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हो क्योंकि दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा एज द बोथ हाफ्स आर डिफरेंट, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर की वजह से जो डेक्स्ट्रो रोटेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है मे बी, और लीवो का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम आएगा क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एस और आर ऑप्टिकली एक्टिव काउंट किया जाता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एस और आर ऑप्टिकली इनएक्टिव काउंट किया जाता है। तो ये C2H5 वाला स्ट्रक्चर में लाइट डिफ्लेक्ट किस साइड होगी, मतलब कैसे पता चला? नहीं, लैब में जाके बेटा मुझे नहीं पता कैसे होगा, लैब में जाके चेक करके नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे नेट डिफ्लेक्शन क्या उस साइड पे होगा जो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा मैग्नीट्यूड से डिफ्लेक्ट हाँ, कर रहा जैसे है। सपोज ये जैसे लेट्स से s का वैल्यू है s इज लेट्स से मैंने माना लीवो रोटेटरी, तो लीवो है -1.5 डिग्री से 15 डिग्री से, r मैंने मान लिया कि लेट्स से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और डेक्स्ट्रो प्लस रोटेशन शो कर रहा है 10.5 से, है ना। तो 1.15 और 10.5 मेजर डोमिनेंट ये है तो मेरा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, चलिए अब इसी को मैं आगे लेके चल रही हूँ। एक और सवाल जो आ सकता है इससे, ठीक है, हटाओ इसे। यस मैम। आप सुनो, अभी जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था उसी से रिलेटेड एक चीज लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, CH3CHOH, या फिर CHOH ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन स्टीरियो आइसोमर्स में से कितने स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और कितने ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बता रहे हैं। अब इसमें और पिछले वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था? ये डिफरेंस था कि ये वाला स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि उस वाले में क्या था बेटा, एक जगह C2H5 था और इस वाले में दोनों जगह क्या है, CH3। तो अगर तू इस वाले को यहाँ से काटेगा तो यहाँ से नाम दे और यहाँ से नाम दे, दोनों नाम सेम नहीं आएंगे क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर मेरा क्या है, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में आपने लेट्स से इस बीच वाले को इस वाले को सिस माना, आप सिस और ट्रांस दोनों मान सकते हो ना, जैसे पिछले केस में क्या था, आपने सिस माना। तो अगर ये सिस है तो ये आर हो सकता है और ये भी आर हो सकता है, तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, ठीक है। ये दोनों एस एस भी हो सकते हैं, तो एस सिस एस भी हो सकते हैं। बट अगर ये सिस है और ये आर एस मैंने लिया और ये सिस है या फिर एस आर लिया, तो अब क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो ये वाला जो कंपाउंड है ये सेम होगा, दोनों में से किसी एक को ही काउंट करो क्योंकि ये क्या बन जाएगा, मीजो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एंड इसके साथ क्या है, कायरल सेंटर। तो चाहे आप आर एस लो चाहे आप एस आर लो, दोनों में से किसी एक को ही काउंट करो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं एंड मीजो फॉर्म अ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एक आइसोमर आपका ये हुआ, दूसरा आइसोमर ये हुआ और तीसरा ये हुआ, दोनों को एक जगह काउंट किया, पर ये दोनों एक्टिव हैं, ये भी एक्टिव है, बट ये वाला मेरा क्या है, तीसरा वाला इनएक्टिव है ना। अब यही सेम काम आप इसके साथ भी करो, ट्रांस के साथ आर आर हो सकता है, ट्रांस के साथ एस एस हो सकता है, बट अगेन ट्रांस के साथ अगर आपने आर एस किया या एस आर किया, सिमेट्रिकल होने के चलते ये दोनों एक ही आइसोमर काउंट होंगे। तो 3 यहाँ हो गए थे, चौथा ये हुआ, 5वां ये हुआ, 6ठा ये हुआ, ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव हुआ और ये वाला क्या बना, इनएक्टिव। तो स्टीरियो आइसोमर्स मेरे पास कितने आए, 6, और एक्टिव उसमें से कितने निकले, 4, और इनएक्टिव उसमें से कितने निकले बेटा, 2। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? फटाफट Yes, ma'am. आगे समझ। Yes. हाँ जी हाँ जी।
आर सिस एस और एस सिस आर ये इनएक्टिव कैसे हुए? ये देखो ना, इस सिस को तो छोड़ो, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एक कार्यल आर है, एक कार्यल एस है सिमेट्रिकल में, तो ये मीजो हो गया ना, यस मैम। है ना, ये सिमेट्रिकल है। ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना। सिमेट्रिकल में अगर ये आर और ये एस हुआ तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल सेंटर है और दोनों के ऑप्टिकल रोटेशंस डिफरेंट है, तो ये मीजो बन गया, है ना। यस मैम। चले आगे। तो इस केस में आंसर मेरे स्टीरियोआइसोमर्स का 6 आएगा, जबकि यहाँ मैं C2H5 कर देती तो आंसर कितना आता? 8। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग काउंट होते फिर, है ना। चलिए, ये सारी चीजें बेटा मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट भी, ये तुम्हें अभी रिएक्शंस में, जैसे मैं एडिशन रिएक्शंस डिटेल में कराऊंगी, मैं यही पूछूंगी कि एक एल्कीन पे इतने एडिशन रिएक्शंस कराए, कितने स्टीरियोआइसोमर्स बने। कोई भी सवाल ऑर्गेनिक का बिना स्टीरियोआइसोमर्स के सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें डाउट हो तो शर्माना मत। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं डांटूंगी नहीं, मैं जरूर दिल से चाहती हूँ कि तुम लोग इसे समझो, क्योंकि इसके बिना ऑर्गेनिक खत्म है, इसके बिना ऑर्गेनिक नहीं बन पाएगी। ठीक है, आगे। तो एक चीज बता दीजिए, आर सिस आर का क्या मतलब होता है? आर सिस आर का मतलब ये है, आर सिस आर ये वाला आर कॉन्फ़िगरेशन है आर एस के हिसाब से, ये सिस और ये आर है, मतलब इन दोनों का मैंने नाम आर कर दिया और इसका सिस ओरिएंटेशन रख दिया। समवट लाइक दिस, अगर मैं बनाना चाहूँ तो देख ऐसा कुछ बना सकती हूँ ना, सोच, सिस बना रही हूँ और यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना, ऐसे मैंने एक कायरल सेंटर बनाया, देख ये मैंने आर बोला है ना, आर मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे रखूं, आर मतलब क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो 1 2 3 ऐसा कर दो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो, तो यहाँ OH रख दिया मैंने, यहाँ मैंने CH3 रख दिया, यहाँ मैंने H रख दिया, ये है आर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन सकता है ना मेरे पास, और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तो 4 यहाँ कर दिया, ये 2 है तो यहाँ 1 2 3 ऐसे, यहाँ OH कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, H। तो अब इसका जब तू इस कायरल सेंटर का निकालेगा ना नॉमेनक्लेचर, तो वो आर आएगा, इसका निकालेगा ये आर आएगा, और ये बीच वाला क्या किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है? सिस, तो ये आर सिस आर हो गया। और अगर यहाँ पे एस आ रहा होता, ये सिसी ओरिएंटेशन होती और ये एस आ रहा होता, है ना, तो ये हमारा हो जाता है एक तरीके से ये वाला एस सिस एस। ठीक है, और ऑपोजिट वो उस दूसरे तरीके से, मतलब आप ऐसा बना सकते हो आर सिस आर वाला। बात समझ आई? ठीक है, चले आगे। चलिए, आ जाइए बड़े इंपॉर्टेंट काम पे। आपने एक नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया जिसे हम बोलते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूं कि ये है मेरा एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर। बेटा ये वाली क्लास हमारी लास्ट क्लास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, नेक्स्ट हम कॉन्फॉर्मर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसे खत्म कर देंगे। आज मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को दे दूंगी, और कल हमारी जो रात को क्लास होगी उसमें हम कॉन्फॉर्मर्स शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी स्पीड पकड़ो, क्योंकि मेरी स्पीड तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे, मैं तेज चल रही हूँ, मैं जानती हूँ इस चीज को, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हर क्लास से पहले पिछली क्लास रिवाइज कर लो, दैट इज इट। अगर आप इतना भी करोगे तो आप ऑर्गेनिक आप अच्छे से निपटा लोगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की पिछली क्लास से आने से का रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सवाल लगाओ, बट पिछली क्लास जरूर 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मेरी क्लास में आने से रिवाइज जरूर करें। ठीक है, अब कल 2 क्लास होंगी कि 1 क्लास? कल 1 ही क्लास होगी रात को। अब आ रहे हैं हम डीएल नॉमेनक्लेचर। अब और बता दूं, एक डी होता है स्मॉल डी, एक होता है स्मॉल एल, एक होता है कैपिटल डी, एक होता है कैपिटल एल, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है आर, एक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इस स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ये डी और एल नॉमेनक्लेचर है, इनका कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रो लीवो से, नो रिलेशन विद डेक्स्ट्रो लीवो। ये प्लस मतलब अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी। आरएस फिर से नॉमेनक्लेचर है, और इस आरएस का भी कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रो लीवो से। इन चीजों में बहुत क्लियर रहें।
जब आप अपने पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे ना, एग्जामिनर यही से कंफ्यूज करता है, छोटी छोटी बातें पकड़ता है चीजों में से, और उसे पता है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्हीं को पकड़ता है, यही से सवाल पूछता है। बहुत क्लियर रहना है इस चीज में, ठीक है। डियर नॉमेनक्लेचर पे आता है, ये मेरा एक रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। रिलेटिव मतलब किसी रिलेशन में मैं इसे पता करती हूँ, और मैं रिलेशन किसका लेती हूँ, मैं लेती हूँ रिलेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये वाला जो डियर नॉमेनक्लेचर, आप इसे आगे जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली स्टडी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर हम लोग करेंगे क्लास 12th में, उसमें ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी हमारा जितना काम है मैं उतना समझाती हूँ। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो इस तरीके से होता है हमारे पास, उसमें एक ही कार्बन सेंटर जो है प्रेजेंट होता है, CHO, CH2OH, HOH। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये एक अपना मिरर इमेज भी बनाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला कि रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है, मतलब इसमें जो है ना, इसके रिलेशन में नाम डिसाइड होगा। और कैसे नाम डिसाइड होगा, अगर आप OH को, ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH राइट हैंड साइड रहता है तो इसे बोला जाता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर इसका OH लेफ्ट हैंड साइड रहता है तो इसे बोला जाता है L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का कायरल सेंटर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें OH जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का वो राइट हैंड साइड ओरिएंटेड होता है, और L वो स्ट्रक्चर है जिसमें OH जो होता है वो इसका कहाँ पे ओरिएंटेड होता है, लेफ्ट हैंड साइड ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं, जैसे मैंने बोला ये कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ ग्लूकोज का। तो इसमें जो डी है उसका मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट है, डी और एल का होता है? नहीं, हाँ लेफ्ट और राइट, ये OH का ओरिएंटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन नहीं। अच्छा, तो फिर डी और एल को लिखते हैं? नहीं, ये नाम है ना उसका। अगर आपको कोई भी ग्लिसरॉल्डिहाइड की ओरिएंटेशन में OH राइट दिख रहा है तो आप उसका नाम दे दोगे डी, दिस इज द नेम, ठीक है। इसका डेक्स्ट्रो लीवो से कोई मतलब नहीं है। तेरा नाम क्यों रख दिया अक्षत? नहीं, वो मतलब लेफ्ट राइट है तो एल या आर भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, हाँ, उन्हें एल और डी और एल पसंद आया इसलिए उन्होंने रख दिया। ऐसा एल का मतलब लेफ्ट नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे तेरा नाम कुछ और भी रख सकते थे, एंकी रख सकते थे, वाई अक्षत। क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, ऐसे बोल दिया मैंने, तू भी ऐसे बोलता रहता है। मैंने यहाँ बनाया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, HOH, OHH, HOH, HOH। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये कार्बन सेंटर है ग्लूकोज का, ये कार्बन सेंटर है ग्लूकोज का, ये कार्बन सेंटर है ग्लूकोज का, ये कार्बन सेंटर। ग्लूकोज में 4 कार्बन सेंटर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन सेंटर को ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करूंगी तो आपको OH कहाँ दिख रहा है, राइट हैंड साइड, तो आप बोलोगे डी। इस वाले कार्बन को बोलोगे L, इसको बोलोगे फिर D, और इसको बोलोगे D। तो अब सवाल ये है कि अगर ग्लूकोज का नाम देना है तो ग्लूकोज को D बोले या L बोले, और अगर D और L बोल रहे हैं तो किसके बेसिस बोले, इस कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर, इस कार्बन, किस कार्बन सेंटर के बेसिस बोले। तो ये डिसाइड किया गया, ये IUPAC का नॉमेनक्लेचर है कि जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि D और L कार्बोहाइड्रेट्स में ही काम आता है, तो आप लास्ट वाला जो कायरल कार्बन होता है उसके बेसिस पे बताते हो ये D है या L है, ठीक है। तो लास्ट वाले कार्बन पे आप ये देख रहे हो कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो आप इसे बोलते हो D ग्लूकोज, और जनरली इसे लिखा जाता है D प्लस ग्लूकोज। अब D क्यों बोला, क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर हैज OH ऑन राइट, जो कि मैच कर रहा है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी बोला। प्लस क्यों बोला, क्यों, क्योंकि लैब में जाके जब इसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करी गई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डी हमेशा प्लस ही होगा, ये दोनों आपस में नॉट रिलेटेड है।
बट ग्लूकोज में डी का मतलब है क्योंकि राइट हैंड साइड लास्ट कार्बन का OH है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसकी रियल ऑप्टिकल रोटेशन है जो लैब में जाके देखी गई, इसलिए डी प्लस ग्लूकोज इसे बोला जाता है। यहां तक बात सबको समझ आई? ठीक है मैम हाँ जी ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे, मतलब जो एंड में ग्रुप्स जुड़े होंगे वो सेम हाँ, होंगे, बस H और OH। हाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, मतलब तभी तो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ हम यूज करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेशन में यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे साइनाइड वाइनाइड कुछ मैंने लगा दिया ना तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा और फिर मैं DL ना यूज करके RS बेटर यूज करूंगी, क्योंकि वो इन जनरल है सबके लिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हो सबके लिए वैलिड है, बट D और L जनरली किसके लिए वैलिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अगर आप मैम एक चीज पूछनी है, हाँ जी जैसे ये D प्लस ग्लूकोज है, ऐसे कोई हमें D प्लस का कुछ कंपाउंड दे दिया, हाँ तो जैसे यहाँ पे और हम उसका स्ट्रक्चर पहचानना है तो कैसे पहचाने, क्योंकि हम तो सिर्फ लास्ट वाले पता होगा। नहीं तो आप स्ट्रक्चर ऐसे लास्ट वाले को देखकर नहीं पहचान सकते, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये रिलेटिव होता है, इसमें आगे ऊपर क्या है तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो, इसलिए तो ये अच्छा नहीं है। RS अच्छा है क्योंकि RS हर कार्बन के लिए वैलिड है और D और L सिर्फ के लिए वैलिड है, लास्ट के लिए वैलिड है, तो ऊपर वालों को पता ही नहीं चल सकता स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, समझ रहे हैं? नहीं पता चल सकता, समझ गया? चले आगे। यस मैम, यस मैम। अब देखो सबसे पते की बात, यहाँ तक तो भाई थ्योरी पार्ट है, ये हर टीचर बताता है, हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन एग्जामिनर देखो क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ L ग्लूकोज। सोचो कितना शातिर होता है एग्जामिनर, उसे पता है, ये तो सबको पता होता है। अब वो पूछेगा L ग्लूकोज, ठीक है, अब मैं भी तुम्हें नहीं बता रही L ग्लूकोज क्या है, तुम मुझे बताओ L ग्लूकोज क्या होगा। तो जनरली बच्चा क्या करता है, 90 to 95% स्टूडेंट क्या करता है, जो हो सकता है तुम में से कोई महानुभाव भी स्टडी कर रहा हो और यही सोच रहा हो कि L मतलब ऊपर वाला तो एज इट इज रख दो, क्योंकि जैसे D में होता है लास्ट कार्बन भी तो चेक करते हैं, तो लास्ट वाले का OH राइट हैंड साइड कर दो, ये बन गया आपका L ग्लूकोज। बोलो हाँ या ना, है ना? सही बात है, 95% स्टूडेंट यही करके आते हैं और ये L ग्लूकोज नहीं है, ध्यान रखे। L ग्लूकोज इज कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ D ग्लूकोज। वो D ग्लूकोज का पूरी तरीके से मिरर इमेज है, ये नहीं कि लास्ट कार्बन पे बस फ्लिप कर दिया, नो। जैसे D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, वैसे ही D ग्लूकोज और L ग्लूकोज मिरर इमेज हैं। D फ्रक्टोज L फ्रक्टोज मिरर इमेज है, तो D और L एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ लास्ट वाले पे चेंज कर दिया, नो। तो L ग्लूकोज जो होगा वो टोटली D ग्लूकोज का पूरा मिरर इमेज होगा, मतलब उल्टा हर कायरल कार्बन पे OHH HOH OHH और OHH CH2OH, और अब इसमें आप देख रहे हो ये राइट में है, दिस इज L ग्लूकोज। और अगर L ग्लूकोज क्योंकि मिरर इमेज है और मिरर इमेज का ऑप्टिकल रोटेशन हमेशा ऑपोजिट होता है, तो अगर D ग्लूकोज डेक्स्ट्रो था तो L ग्लूकोज लीवो होगा, तो इसे L माइनस ग्लूकोज भी जो है बोल सकते हैं, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होगा, क्योंकि ये उसका मिरर इमेज है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस मैम। ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हटा दो इसे, यस मैम। ना नोट लिखेंगे, समटाइम्स D और L are used in nomenclature of amino acid, are used in nomenclature of amino acids. अब अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, देखो अमीनो एसिड जो होता है ना उसमें एक जगह जो है आपका NH2 होता है और एक जगह COH होता है,
ये तो अमीनो एसिड पे पक्का होता है। आर ग्रुप अमीनो एसिड का कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। ये भी आप पढ़ेंगे अपना इसमें, मतलब क्लास 12 में पढ़ेंगे कि आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड्स के नाम क्या होते हैं। मैं उसमें नहीं घुस रही, ठीक है। मैं सिंपल बता रही हूँ कि इसमें डी और एल कैसे देखा जाता है। तो अगर एक कायरल कार्बन है इसके अंदर, तो अगर इस तरीकों को अरेंज किया जाए, अब इसमें जरूर एक चीज याद रखना, जैसे ग्लूकोज को ध्यान रखो, ग्लूकोज में ग्लिसरल्डिहाइड वाले को याद रखो, मतलब ग्लूकोज को ना ग्लिसरल्डिहाइड को याद रखो। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। ग्लिसरल्डिहाइड क्या था, ये था ना बेटा, आप देख रहे हो HOH तो फिक्स है। इन दोनों की बात करो, CHO और CH2OH में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, CHO को मिलती है ना। तो ये भी एक हिडन रूल है। जब आप D और L चेक करते हो ना ग्लिसरल्डिहाइड में, तो अगर मैंने ग्लिसरल्डिहाइड ऐसे लिखकर दे दिया ना आपको, और OH राइट, आप बोलोगे D ग्लिसरल्डिहाइड, नो दिस इज नॉट D। क्यों? क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड में D और L बताने के लिए ये जरूरी है कि OH राइट हो, बट ये भी जरूरी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप टॉप पर हो। तो अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और पूछा जाए ये D है या L, तो एग्जाम में क्या होता है बेटा, स्ट्रेस, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, खासकर मेडिकल वाले। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में सवाल लगाना होता है। तो हम इस चीज को तो देखते ही नहीं है ना। हम क्या देखेंगे, मैडम ने क्या बताया, मैडम ने बताया OH ऑन राइट, तो OH ऑन राइट ये D ग्लिसरल्डिहाइड, जबकि ये नहीं है, ये L ग्लिसरल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि D और L बताया जाएगा जब वो ऐसे ओरिएंटेड होगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर हो। और अगर इसमें तुझे हायर प्रायोरिटी वाला ऊपर लाना है, तुझे इन दोनों को एक्सचेंज करना होगा। बट अगर तू इन दोनों को एक्सचेंज करेगी तो ये तेरा क्या होगा, एक एक्सचेंज और एक्सचेंज, तो तुझे इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। और जैसे तू इसको एक्सचेंज करेगी, तुझे OH लेफ्ट हैंड साइड दिख जाएगा, तो ये L ग्लिसरल्डिहाइड है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस मैम। वसुंधरा को समझ आ रहा है? मैम तो जहाँ पे आपने D लिखा हुआ है वो क्या था? ये गलत था, बोल तो दिया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट D, दिस इज L। नहीं, वो मतलब कौन सा कंपाउंड है? ये L है, ये यही तो है। लिखने का ओरिएंटेशन बदल दिया बस मैंने, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कर दिए। नहीं, अगर और चेंज हुआ होता तो फिर क्या होता? वो उसका मिरर इमेज बन जाता ना, फिर ये तो डिफरेंट कंपाउंड होता है। ये ग्लिसरल्डिहाइड अगर डेक्स्ट्रो होता तो ये लीवो वाला बन जाता, ये उसका मिरर इमेज है, ठीक है। मुझे देखो, मुझे क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है, मुझे इसी कंपाउंड को रखना है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो उसका रोटेशन नहीं चेंज कर सकती, तो मैं इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने अगर सॉरी ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऑड कर दिया तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन बदल जाएगा। तो अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके इसका रोटेशन सेम रखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि इसमें OH का ओरिएंटेशन कहाँ आ रहा है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझा? नहीं। अरे तू क्या पूछ रहा है कि ये क्या है, ये पूछ रहा है ना। यस मैम। ये ग्लिसरल्डिहाइड ही है, बट ये डिफरेंट ग्लिसरल्डिहाइड है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन रियल ग्लिसरल्डिहाइड अगर तेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेट्स एज्यूम, मुझे नहीं पता क्या है, लैब में मैंने चेक करा ये डेक्स्ट्रो है, क्योंकि ये वाला जो है ये आपका मतलब सेम ही चीज है, बट इसके को जब तू इस तरीके से बदलेगा, क्योंकि ये है तो सेम, तूने यहाँ से यहाँ जाने में इवन एक्सचेंजेस करे है ना, हाँ। तो ये तो सेम रहा, लेकिन इसका OH तू देख रहा है लेफ्ट में, तो जिसको तूने राइट पॉजिटिव माना है तो ये उसका मिरर इमेज हुआ ना, तो ये इसका नेगेटिव रोटेशन हो गया ना। समझ रहे मेरी बात? ग्लिसरल्डिहाइड ही है, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके ओरिएंटेशंस डिफरेंट है, स्पेशल ओरिएंटेशंस। अभी भी नहीं समझा तू पूछना क्या चाह रहा है, पहले तो ये बताना। मैम जैसे देखिए आपने जिसमें आपने डेक्स्ट्रो लिखा हुआ है उसको एक बार मिरर इमेज बनाएंगे। हाँ ये हाँ, हाँ इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाला बनेगा जिसमें हाँ, ये नहीं ऊपर वाला, ऊपर ये वाला CH2OH। ये कैसे बनेगा बेटा? मिरर इमेज बनाएगा तो ये थोड़ी फ्लिप होगा। कहाँ मिरर लगाया तूने? नीचे। हाँ ठीक है, ये बन गया, तो ये दोनों डेक्स्ट्रो लीवो हो गए ना, L हो गए ना, डिफरेंट हो गए ना। हाँ तो डेक्स्ट्रो तो लीवो हो गया, ये वाला यही है, सेम है, और इस हाँ एक्सचेंज करके मैंने ये बनाया है, हाँ। और ये अगर L है ये D है, ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस, सही तो बोल रही हूँ, तो तेरे को कंफ्यूजन क्या हो रहा है?
अरे वो इवन नंबर एक्सचेंज करने पे तो कंपाउंड वापस वैसे ही हो जाता है ना। बेटा मेरी बात नहीं समझा तुम। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट होगा हाँ क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज है ना। तो तू इसको और इसको क्यों कंपेयर कर रहा है? ये वाला और ये वाला सेम है, इवन एक्सचेंजेस। मैंने इसको इसमें बदलने में इवन एक्सचेंजेस करे, ना कि इसको इसमें बदलने में। अच्छा ठीक है। समझ गया? तो तू गलत कंपाउंड देख रहा है, ठीक है। चलिए बाकी सबको समझ आ गया? असमी समझ आ गई? मैम हाँ जी। मैम ये भी पूरा ये जो पूरा प्रोसीजर है सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में होता है। ये एक्चुअली में ये प्रोसेस जो है ये डी और एल नोमेनक्लेचर के लिए होता है। मतलब जब आप कभी भी किसी कंपाउंड का डी और एल बताते हो तो आपको हाईएस्ट ग्रुप ऊपर रखना होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, और CH2OH वाला जो ग्रुप है या फिर जो इन दोनों में से लोएस्ट प्रायोरिटी का वो नीचे रखना होता है, और HOH जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रखना होता है। तो ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट। मैम यही चीज हम ग्लूकोज में भी कर सकते हैं, ग्लूकोज के हाँ। स्ट्रक्चर में। राइट, क्योंकि तुम ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर देखो, 4 होता है ना, और यहाँ HOH लास्ट वाले में और CH2OH होता है, ठीक है। तो देख HOH तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, ये हायर प्रायोरिटी वाला होगा कंपेयर टू दिस। हायर प्रायोरिटी मैंने ऊपर रखा, ये वाला नीचे रखा, और OH मेरा राइट है, तभी मैं इसे डी ग्लूकोज बोलती हूँ, ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब यही चीज अगर आप डी और एल अमीनो एसिड्स में बता रहे हो तो भी होगा। वसुंधरा है हमारे साथ, समझ आ रहा है बेटा तुझे? यस मैम। ठीक है। अब ये देखो जरा मैं क्या बता रही हूँ। कहाँ पहुंचे हम? यहाँ पे। अब यही चीज जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में मैंने तुम्हें बताई कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर, लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे, और HOH राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये चीज यहाँ देखनी है। यहाँ पे ये जो हमारा NH2 है ये वाला, मतलब ये IUPAC का रूल है, ठीक है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए आप HOH को देखते हो, वैसे आप यहाँ पे NH2 और H को देखते हो। तो आप क्या करते हो, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है COH और R, ऐसे रखते हो कि COH टॉप पर आए, R ग्रुप जो भी है वो नीचे आए, NH2 और H यहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अगर NH2 राइट हैंड साइड है तो इसे बोलेंगे डी अमीनो एसिड। और अगर मैंने इसका मिरर इमेज बनाया इस तरीके से, COH ऊपर, R नीचे और NH2 आया लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसको बोलूंगी एल अमीनो एसिड। तो खासकर अमीनो एसिड में आप H और OH जैसे ग्लूकोज में HOH देखते हो, यहाँ HNH2 देखते हो, ठीक है। तो HNH2 आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है, बाकी 2 ग्रुप्स वर्टिकल लाइन पे रखने हैं, और उसमें से भी जो हायर प्रायोरिटी का है वो कहाँ रखना है बेटा? टॉप पे। और फिर देखना है कि NH2 ग्रुप कहाँ है। NH2 ग्रुप राइट है तो D, NH2 ग्रुप लेफ्ट है तो L। यहाँ समझ आई बात सबको? मैम एक बार वो प्रायोरिटी कैसे निकालनी होती है वो एक बार ये फिर बता दो। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ना, जैसे COH है ये, और लेट्स से मैंने R ग्रुप ले लिया बेटा CH3, ठीक है। और इसमें भी अटैच एटम कार्बन है, इसमें भी अटैच एटम कार्बन है, तो दोनों का अटैच एटम का एटॉमिक नंबर सेम हुआ, तो मैं नेक्स्ट सेट ऑफ एटम देखूंगी। तो इसके नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स क्या है? 3H, HHH। और इसका नेक्स्ट सेट ऑफ एटम क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, आप पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, सूडो एटम्स लगाओगे, तो लेट्स से इसका एक नेक्स्ट सेट तो ये O है, यहाँ पे भी O है, और इस O को C से बांध रखा है और C को O से बांध रखा है ना। तो इसका नेक्स्ट सेट क्या हुआ? O। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा हुआ? O का ज्यादा हुआ, तो ये हायर प्रायोरिटी का है CH3 से। यस मैम। अब याद देखो, अब आप लोगों को बस मुझे ये बताना है कि ये जो मैंने यहाँ बनाया है ये D है या L है। पहले आप मुझे बताओ ये D है या L है, और साथ साथ आप मुझे बताओ ये R है या S है। अगर आप ये दोनों सही बताते हो तो मेरी मेहनत सफल, आपको समझ आ गया। डी है। ये क्या है? D है। अक्षत क्या बोला तूने? D? हाँ अगर इसको उस तरीके से देख। हाँ ठीक है, भी चेक करते हैं। तू बता, आ रहा है इसका क्या आ रहा है?
RS का नहीं पता, क्यों RS नहीं निकालना था तुझे? तो मैं कोई क्लास प्रैक्टिस नहीं में देखी करता। होगी। चलिए आप चेक करते हैं। अस्मी कुछ बताना चाहेगी? मैम एस। एस आ रहा है, ओके। चलो आप चेक करते हैं फटाफट से। तुम में से कितने बच्चे, पहले मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के? सच से बताना, झूठ नहीं चाहिए। नहीं आ रहा मजा? गंदा लग रहा है सबको? मैम केमिकल काइनेटिक्स अच्छा है। अच्छा है ना? ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छी है बेटा, अभी तो तुम्हारे अच्छे टाइम शुरू हुआ है, ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करिए तुमने। मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट तो यही है, इस सत्य को तो कोई नहीं बदल सकता है ना भैया। चलो अब वैसे पता क्या है, ये मोह माया छोड़ देनी चाहिए, अच्छा बुरा करना तो सारा ही है, आना तो सारा ही है। और खासकर ऐसा होता है जो चीज हमें बुरी लगती है ना एग्जाम में, वही सबसे ज्यादा आती है। चलो अब इधर आते हैं, क्योंकि डीएल बताने के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम्हें COH को ऊपर करना है, ठीक है, CH3 को नीचे करना है, और H और NH2 को इधर करना है। तो इसके लिए इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करिए, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि COH को ऊपर लाना है तो मैंने COH को इधर लेकर आई और H को इधर लेकर आई, ये एक एक्सचेंज है। फिर इन दोनों को भी अगर मैं एक्सचेंज करूंगी तो CH3 को नीचे लेकर आई, NH2 को यहाँ लेकर आई। तो बताओ NH2 कहाँ है? लेफ्ट साइड आया, तो ये L है ना कि D, मिस्टर अक्षत। समझ? कैसे क्या ये? हाँ, इवन एक्सचेंजेस। तो पहले मैंने इन दोनों का एक्सचेंज किया, ये एक एक्सचेंज हुआ। COH को टॉप प्रायोरिटी पे लाना है तो ऊपर लाना है, तो ऊपर लिख दिया। H को इधर लाना है, एक्सचेंज किया तो H यहाँ आ गया। फिर इन दोनों का एक्सचेंज किया, क्योंकि अगेन मुझे CH3 को लोअर लाना था, तो इन दोनों का एक्सचेंज किया। तो एक एक्सचेंज ये, दो एक्सचेंज ये, दो इवन एक्सचेंज करे तो ये बना, और NH2 मुझे कहाँ दिखा? लेफ्ट हैंड साइड, तो L हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उसमें अगर मेरा रखने में गड़बड़ हो रही है, एक्सचेंज करना ज़्यादा सही। हाँ एक्सचेंज ही करो। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक्सचेंज करके चलोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, और हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, 1 सेकंड ज्यादा लग जाए, 2 सेकंड ज्यादा लगे, सवाल सही बनेगा, ठीक है। अब RS पे आते हैं। RS चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, एक ही बात पड़ेगी बच्चे। क्यों? क्योंकि दोनों है तो सेम, इवन एक्सचेंज करके बने। बट मैं इसका निकालूंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑलरेडी फोर्थ वाला वर्टिकल लाइन पे है ना, तो इसके हिसाब से देखो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन हो गई, और एटॉमिक नंबर पे या C है या C और N है, तो N मेरा हायर एटॉमिक नंबर रखता है कार्बन से, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। फिर COH सेकंड प्रायोरिटी हो गई, और CH3 थर्ड प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। फिर 1 से गए 2, 2 से गए 3, लो क्या बना? S। तो अश्विन ने सही बताया था, और D और L में से ये L आया, और अक्षत ने गलत बताया। यहाँ तक बात समझ आई? यस मैम। तो अब आप लोग D और L और R और S में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो है अबाउट द रेसोल्यूशन, कि अगर मेरे पास रेसमिक मिक्सचर होता है मैं उसको रिजॉल्व कैसे कर सकती हूँ। रेसोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर बेटा सबको पता है हम लोगों को क्या, कि ये 50-50% मिक्सचर होता है दो इनैंशियोमर्स का, तो इट इज 50% प्लस इनैंशियोमर एंड 50% माइनस इनैंशियोमर, यही होगा ना 50-50% डेक्स्ट्रो लीवो का मिक्सचर। अब अगर सपोज मैंने एक रेसमिक मिक्सचर लिया जो इक्विमोलर मिक्सचर है आपका R और S का, या फिर आप बोल लो डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर है ना, तो आप चाहे इसे डेक्स्ट्रो लीवो के टर्म्स में कर लो, चाहे आप इसे RS के टर्म्स में कर लो, आपका आंसर नहीं बदलेगा, बस रिप्रेजेंटेशन की बात है कि कौन कैसा समझ पाता, मतलब RS के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं या SR के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये A है जो 50% डेक्स्ट्रो वाला है, और ये B है जो 50% लीवो है। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने लेट्स से RS से मैं तुम्हें करके बता रही हूँ, तो अगर मैं RS के हिसाब से करूँ, लेट्स से जो डेक्स्ट्रो वाला है इसका नाम अगर मैं कर रही हूँ तो वो R आ रहा है, और जो लीवो वाला है इसका नाम अगर मैं कर रही हूँ तो वो S आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ R और S है इक्विमोलर अमाउंट में 1:1 के मिक्सचर में। मैं इनको सेपरेट आसानी से नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों इनैंशियोमर्स है, और मैंने बताया तुम्हें इनैंशियोमर्स का सेपरेशन एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो मैं क्या करती हूँ, इस मिक्सचर को एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट करती हूँ जो कि रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो दोनों के साथ मतलब R के साथ
इनैंशोमर के और एस के साथ कंबाइन कर सके और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये आर भी हो सकता है, ये एस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट है, लेट्स से आर डैश, या फिर आर डैश ना लिखे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको आर डैश ना लिखते, मैं इसको लिख देती हूँ। ये रिएजेंट है मेरा, लेट्स से एस मैंने नाम दे दिया, एस डैश मेरा रिएजेंट है। ये मेरा ए वाला रिएक्टेंट है, ये मेरा बी वाला रिएक्टेंट है। ए आर है, बी एस है और रिएजेंट, अब एस भी नाम लूँ यार फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसको क्यों ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर या एस में से कुछ भी मान लो, लेट्स से मैंने आर मान लिया। तो जब ये ए क्यू डैश के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ए क्यू डैश, और बी अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बी क्यू डैश। ए आर था और क्यू डैश आर था, तो आर आर हुआ ये कंपाउंड, बी एस था और क्यू डैश आर था, तो ये एस आर हुआ। अब ये देखो आर आर और एस आर, ये दोनों डाइस्टीरोमर्स नहीं हो गए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पे इनका आर एस में बदला, ये आर तो सेम है। और अगर ये डाइस्टीरोमर्स है तो आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, बिकॉज डाइस्टीरोमर शोज द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ आई? तो रेसमेरी मिक्सचर को रिजॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करते हो, आप इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो, जो इन दोनों के साथ रिएक्ट करके मिक्सचर्स ऑफ डाइस्टीरोमर्स देता है। फिर मैं डाइस्टीरोमर्स को जो है सेपरेट करती हूँ और फिर इसमें से जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है इसे उड़ा देती हूँ, ये वोलेटाइल कंपोनेंट डालती हूँ, इसे उड़ा दूंगी तो अलग से ए मिल जाएगा और अलग से बी मिल जाएगा, मतलब एक आर वाला और एक एस वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई? दिस इज द वे यू हैव टू सेपरेट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इतनी आसानी से आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं वो है स्पेसिफिक रोटेशन एंड इनैंशोमेरिक एक्सेस। एंड इनैंशोमेरिक एक्सेस, मेरिक एक्सेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, एंगल विद विच अ कंपाउंड इज रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है, और ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन में अंतर क्या है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑन विच ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, वो एंगल, या फिर इसे थीटा लिख देते हैं, जिससे आपका एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट होती है आफ्टर पासिंग थ्रू अ कंपाउंड। तो ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड पे, कि मेरा कंपाउंड कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल से रोटेट होगा, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइट यूज पे, बेसिकली एक तरीके से बोला जाए वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी है, डिपेंड करता है ऑप्टिकल रोटेशन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में आपने कंपाउंड को डिसॉल्व किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट को जनरली हम लोग इनएक्टिव लेते हैं, नहीं तो सॉल्वेंट अलग रोटेट करेगा लाइट को, कंपाउंड अलग रोटेट करेगा। तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। अब ये ट्यूब कौन सी है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, जिसके अंदर आप सोल्यूशन को रखते हो। तो आप एक सोल्यूशन को एक ट्यूब के अंदर रखते हो, उस ट्यूब को बोला जाता है मतलब एक पोलैरिमेट्रिक ट्यूब या ऑप्टिकल रोटेशन मेजरिंग ट्यूब बोला जाता है, उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेरी ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस तरीके से डिपेंड करती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो किन के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो थीटा है, वो कॉन्सेंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ इसके जो आप ट्यूब ले रहे हैं उसकी लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ साथ
ये दोनों जो चीजें हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन है, और साथ साथ इन सब का रिलेशन तो है बट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, मतलब कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा होता है क्योंकि नेचर ऑफ कंपाउंड से तो मैं कुछ बोल नहीं सकती कि भाई कैसा कंपाउंड कैसा शो करेगा, प्रैक्टिकली देख सकते हैं, हमें नहीं पता कैसे शो करेगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ भी ये है कि डिपेंड करता है, पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी या बढ़ाओगे तो घटेगी, कोई पैटर्न नहीं है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है बट कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया जाता, साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बट कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया जाता। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ के ऊपर पैटर्न ऑब्जर्व है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑब्जर्व वेवलेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ाते हैं तो ऑब्जर्व वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक, ये लेंथ ऑफ ट्यूब से क्या मतलब है? ये बेसिकली जब आप एक प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से पास करते हो तो आप अपने कंपाउंड को एक कैलोरीमेट्रिक ट्यूब में रखते हो, इसकी लेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा ऐसा देखा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन होता है, मे बी जस्ट बिकॉज उतना अच्छे से जो मेरा कंपाउंड है वो फैला हुआ होगा और लाइट उतनी ही ज्यादा जो है प्रॉपर तरीके से रोटेट होगी। ऐसा आप समझ सकते हो बट कुछ समझा, मैं मतलब ऐसे नहीं समझा सकती, क्यों? क्योंकि कुछ एविडेंसेस नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि ऐसा होता है। बट लेंथ मतलब वो एक ट्यूब जिसमें आप कंपाउंड को रखते हो उसकी लेंथ अगर बढ़ा दी जाती है तो ऐसा देखा जाता है वही कंपाउंड सेम कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है कंपेयर टू जब मैंने उसे उस कंटेनर में रखा जिसकी लेंथ सेम थी बट कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंड का सेम था। ठीक है, तो एल के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन सेम एंड अदर पैरामीटर सेम है, और सी के ऊपर भी डिपेंडेंस कीपिंग लेंथ एंड अदर पैरामीटर सेम। मतलब जब आप इसको देख रहे होगे तो बाकी सब कांस्टेंट रखोगे और जब इसको देख रहे होगे तो आप अगेन बाकी सब चीजें क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये तो है ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं एक बार हटा दूं। यस सर। अब आते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। ऑब्जर्व रोटेशन को अगर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग अल्फा पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेसिफिक रोटेशन को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व इन ग्राम पर ml सोल्यूशन। मतलब 1 ग्राम पर ml सोल्यूशन का मतलब है ग्राम पर ml, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी इसी यूनिट्स में रखोगे 1 ग्राम पर ml, मतलब इसमें जो C है वो फिक्स रहेगा 1 ग्राम पर ml, एंड साथ साथ इन ए 1 डेसीमीटर ट्यूब। तो स्पेसिफिक रोटेशन वो थीटा है जो तब ऑब्जर्व हो जब आपकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml है और आपकी लेंथ 1 डेसीमीटर है। मतलब मैं स्पेसिफिक रोटेशन की बात करूं तो स्पेसिफिक रोटेशन में कंसंट्रेशन और L को फिक्स कर देती हूं, समझ रहे हो, जबकि थीटा C और L पे डिपेंड करता है। मैं अल्फा जब लिखती हूँ तो अल्फा C और L पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा के लिए C और L क्या है, फिक्स है। जैसे आप कहते हो ना एसटीपी में आप टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स कर देते हो, वैसे स्पेसिफिक रोटेशन के लिए आपने कॉन्सेंट्रेशन को 1 ग्राम पर ml और लेंथ ऑफ द ट्यूब को 1 डेसीमीटर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो अल्फा को जो है हम लोग लिखते हैं थीटा डिवाइडेड बाय C इंटू L। तो ये थीटा वो है जो आपने ऑब्जर्व किया, बट कॉन्सेंट्रेशन और L से आप डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि ये 1 के लिए इसलिए मैंने इन्हें डिवाइड किया है, पर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आप ध्यान रखेंगे कि ग्राम पर ml में ही होनी चाहिए, और लेंथ को आप ध्यान रखेंगे कि ये डेसीमीटर में ही होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेट्स से हैज concentration of 3 molar kept in a 2 centimeter tube, shows optical rotation of plus 120 डिग्री, फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन आपका क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय आपको कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ लेना है ना, बट कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए 3 मोलर है, 3 मोलर का मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स इन 1 लीटर, तो मतलब 1000 ml में 3 मोल होंगे ग्लूकोज के, तो 1 ml में कितना होगा 3 इंटू 10⁻³ मोल्स, बट मोल्स नहीं मास नहीं है, तो मास अगर देखा जाए तो 3 इंटू 180 इंटू 10⁻³ ग्राम होगा।
तो C को आप रखेंगे ये वाली वैल्यू, समझ रहे मेरी बात? 540 ग्राम पर ml इनटू लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर है, पर आपको सेंटीमीटर नहीं रखना, डेसीमीटर रखना है, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए तो आपके पास होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻1 डेसीमीटर, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऑब्जर्व रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एंड पर यूनिट लेंथ ऑफ द tube in which your solution is kept, but the length of the tube is in decimeter and concentration is in gram per ml. Do you get the point? ठीक, चलिए इसकी यूनिट्स का बस खास ख्याल रखना, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप ये फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। कैन आई रिमूव दिस? यस मैम। इनैंशियोमेरिक एक्सेस। मैम एक चीज पूछना है, ये जो अल्फा होता है वो बताता क्या है असल में? कुछ नहीं बताता, ये एक तरीके से आप सोच रहे हो कि ये जो है ना अल्फा कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ पे ना डिपेंड करके सिर्फ वेवलेंथ ऑफ लाइट और नेचर्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड नेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि जो थीटा है वो सब बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर आपको सिर्फ वेवलेंथ या टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखना होता है तो आप बेटर है कि आप अल्फा यूज करें, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ का रोल नहीं है, बस ये उसको और कोई फिजिकल मतलब नहीं है। बताता तो वो ऑप्टिकल रोटेशन ही है, बट पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एंड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इनैंशियोमेरिक एक्सेस को हम लोग ई भी बोल सकते हैं बेटा, या फिर इसे ऑप्टिकल प्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ये मुझे नाम आपको क्या बता रहा है कि किसी इनैंशियोमर का एक्सेस में हो, है ना, वो इनैंशियोमेरिक एक्सेस होता है। कि जैसे अगर आपके पास 2 इनैंशियोमर्स हैं और वो 50-50 है तो रेसमिक मिक्सचर है। बट अगर 2 इनैंशियोमर हैं बट 50-50 नहीं है, 60-40 है, 80-20 रेशियो में, तो एक इनैंशियोमर एक्सेस में हुआ दूसरे से, और कोई इनैंशियोमर अगर एक्सेस में है वही उसकी इनैंशियोमेरिक एक्सेस होती है, कि एक इनैंशियोमर कितना एक्सेस में, समझ रहे हो? तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस मुझे बताता है कि हाउ मच एक्सेस अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। थोड़ा सा और समझते हैं एग्जांपल लेके। लेट्स से एक इनैंशियोमर है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है D, एक इनैंशियोमर है जो कि है लीवो रोटेटरी L, और इनका मुझे इनैंशियोमेरिक एक्सेस पता करना है, या फिर मैं बोलूं इनके ऑप्टिकल प्योरिटी मुझे पता करनी है। वो कैसे पता होगी? साथ साथ ये रेसमिक मिक्सचर अगर होंगे, मतलब रेसमिक मिक्सचर तो नहीं होंगे, बट अगर ये कोई मिक्सचर है तो ये कितना % इसमें रेसमाइजेशन होगा, और साथ साथ इनका स्पेसिफिक रोटेशन कैसे ऑब्जर्व होगा, और इनकी स्पेसिफिक रोटेशन में क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, ध्यान से समझेंगे, बहुत जहां ना समझ आए मुझे रोकेंगे। मैंने केस लिया कि सिर्फ 100% डेक्स्ट्रो प्रेजेंट है, मतलब एक सिस्टम है जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर 100% डेक्स्ट्रो है तो 100% एक्सेस है किसी एक इनैंशियोमर का, तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस 100% कहलाई जाती है। और उस केस में क्योंकि दूसरा इनैंशियोमर है ही नहीं, तो रेसमाइजेशन तो 0% हो गई। और लेट्स से इस इनैंशियोमर का ऑप्टिकल रोटेशन जो है, क्योंकि डेक्स्ट्रो है तो प्लस मैंने मान लिया x डिग्री है, ठीक है। तो ये एक केस है कि मेरा एक इनैंशियोमर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है पूरे सिस्टम में, एक ही इनैंशियोमर है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो है ही नहीं। वो 100% ऑप्टिकल उसका ऑप्टिकल प्योरिटी हुई क्योंकि वो 100% सिर्फ वही इनैंशियोमर है, और रेसमाइजेशन कुछ हुई नहीं उसके अंदर, और लेट्स से उसका ऑप्टिकल रोटेशन x है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। लेट्स से अब मेरा डेक्स्ट्रो वाला 80% है और लीवो वाला 20% है, तो इसका मतलब सोचो अगर 80% डेक्स्ट्रो है और 20% लीवो है, तो इस डेक्स्ट्रो को 80 को आप ऐसे बोल सकते हो ना कि 60 डेक्स्ट्रो एंड 20 डेक्स्ट्रो, और ये 20 लीवो, तो जो इसका 20 डेक्स्ट्रो है वो इसके 20 लीवो से कैंसिल हो जाएगा, तो डेक्स्ट्रो एक्सेस में कितना बचा? सिर्फ 60%। बोलो हाँ या ना। ये दोबारा सुन, हमें 80 जो बचा, जैसे 100 है अगर, तो उसमें से 80 ग्राम अगर ये है और 20 ये है, ठीक है। तो इस 80 ग्राम में से 20 ग्राम जो है वो लियो ग्राम नहीं, बट हाँ, ग्राम नहीं, बट हाँ 80% अगर ये 20%
20% लिया है, तो इस ये 20% होने की वजह से इसका 20% तो ये नलीफाई कर देगा, है ना, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो का ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है। हाँ ये डेक्स्ट्रो सिर्फ कितना बचा, 60% ही बचा ना, यस सर। तो है वो 60% बचा ना। तो इनैंशोमेरिक एक्सेस होता है 60 माइनस 20, मतलब 80 माइनस 20, 60%। तो जितना एक्स, ये एक तरीके से समझ लो, ये अगर 20 है, ये 80 है, ये 20 है, तो ये कितना मात्रा एक्सेस में, 60% एक्सेस में है ना इससे, ठीक है। तो आप डेक्स्ट्रो में से जो भी एक्सेस में है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों आपस में, अगर ये 20 है तो इसका 20 तो इसने नलीफाई कर दिया, तो ये बाकी सिर्फ कितना बचा, 60% ही बचा। तो इनैंशोमेरिक एक्सेस मेरा कितना हुआ, 60% हुआ, ठीक है। बात समझ आई? यस सर। रेशमाइजेशन कैसे देखा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। रेशमाइजेशन निकालने के लिए आपको 100 में से इनैंशोमेरिक एक्सेस को सेपरेट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये 60% अगर इनैंशोमेरिक एक्सेस है तो 40% रेशमाइजेशन होगी, इसे इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। 40% रेशमाइजेशन होगी। और अगर अल्फा की बात करी जाए, क्योंकि एक्सेस में डेक्स्ट्रो वाला है तो ऑप्टिकल रोटेशन तो प्लस ही होगी, ठीक है, क्योंकि नेट ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो ही होगी। बट 100% अगर सोल्यूशन था तो वो एक्स ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा था, अब 60% है तो वो कितना ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, 0.6 ऑफ x%। बोलो हाँ या ना, यस मैम। क्लियर है? फिर बताइए। अगर 100% डेक्स्ट्रो होता है, ऑप्टिकल रोटेशन x% होता है, तो अभी तो आपके पास 60% डेक्स्ट्रो है, तो 60% डेक्स्ट्रो होगा तो x कितना होगा यूनिटरी मेथड से, 60% ऑफ x मतलब 0.6 ऑफ x। यस सर, मैम रेशमिक वाला बता दो। 100 माइनस रेशमिक परसेंटेज जो होती है वो 100 माइनस इनैंशोमेरिक एक्सेस होती है हमेशा। वो कैसे पता चलती है, मतलब कैसे निकाली कि 100 माइनस आएगी? क्योंकि देख, इनैंशोमेरिक एक्सेस तुझे बताता है एक्सेस ऑफ इनैंशोमर, तो रेशमिक मिक्सचर तुझे बताता है कि कितना परसेंट नलीफाई हुआ है। तो जितना एक्सेस में बचा उसको अगर मैं टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वो परसेंट आ जाएगा जो नलीफाई हुआ, तो 40% नलीफाई हुआ है, समझ रहा है? यस सर। अब आते हैं 3 पे, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेट्स से ये मेरे पास है 75% और ये है 25%। तो इनैंशोमेरिक एक्सेस कितना हुआ, 75 माइनस 25, 25 इसके 75 में से नलीफाई हो जाएगा, बचा कितना, 50%। और अगर रेशमाइजेशन निकाली जाए तो 100 माइनस 50 मतलब 50%। और ये क्या होगा, क्योंकि अभी भी एक्सेस में देखो, अभी भी एक्सेस में कौन है, डेक्स्ट्रो वाला है, तो प्लस ही होगा, बट 50% एक्सेस में तो 0.5x% उसका ऑप्टिकल रोटेशन है। क्लियर? प्लस का क्या मतलब? प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, एक्स मतलब एक्स प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाँ, और माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, और x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। अब सोचो अगर ये 50% डेक्स्ट्रो हुआ और 50% लीव हुआ तो मतलब ही नहीं है, पूरा डेक्स्ट्रो लीवो एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो किसी एनांशोमर की एक्सेस हुई क्या, नहीं हुई, 0% एनांशोमेरिक एक्सेस। 100% क्या हो गई, रेशमाइजेशन हो गई, और ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जितना डेक्स्ट्रो और उतना लीवो। समझ आई बात? यस सर। अब आते हैं 5वें पे कि लीवो एक्सेस पे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने मान लिया कि ये 25% हो गया, ये 75% हो गया। तो अगर ये 75 है तो अभी भी इनैंशोमेरिक एक्सेस लीवो की हुई। इन सारे केसेस में इनैंशोमेरिक एक्सेस किसकी थी, डेक्स्ट्रो की इनैंशोमेरिक एक्सेस थी, ये भी डेक्स्ट्रो की इनैंशोमेरिक एक्सेस थी। बट अब एक्सेस में कौन प्रेजेंट है, लीवो। कितना अमाउंट में एक्सेस में प्रेजेंट है, 75 माइनस 25 मतलब 50% ही है। बट अब ये डेक्स्ट्रो ना होकर कौन सा इनैंशोमेरिक एक्सेस है, लीवो का इनैंशोमेरिक एक्सेस है ना। तो रेशमाइजेशन सेम हुई 50%, बट यहां पे बदलाव आ गया कि अब मेरा ऑप्टिकल रोटेशन प्लस ना होके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्सेस में कौन प्रेजेंट है, लीवो वाला, तो माइनस 50% ऑफ एक्स। बात समझ आई? यस सर। अब लेट्स से ये मैंने कर दिया 20 और ये मैंने कर दिया 80, तो अब यहाँ पे 60% की इनैंशोमेरिक एक्सेस आई, बट अगेन ये 60% किसकी वजह से, किसका है, लीवो का है, ना कि डेक्स्ट्रो का। रेशमाइजेशन 40% ही आई और ये माइनस ऑफ 0.6x% हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मैंने 7वां नंबर कर दिया कि ये हटा दिया, 100% लीवो कर दिया, तो एनांशोमेरिक एक्सेस 100% आ गई, वो भी लीवो की, रेशमाइजेशन 0% होगी, और अब 100% एक्स डैश हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो वैसे डेक्स्ट्रो से पूरा लीवो में जा सकते हो वाया द डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रेशमाइजेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, अब इसको रब कर देती हूँ, कर दूं? अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर आपको इनैंशोमेरिक एक्सेस निकालने का फॉर्मूला चाहिए, वैसे तो फॉर्मूला ज्यादा अच्छा नहीं है, आप यही तरीका यूज करिए, बट फिर भी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप हमेशा ऐसे कर दीजिए कि जितना भी डेक्स्ट्रो है माइनस लीवो डिवाइडेड बाय जितना भी डेक्स्ट्रो है प्लस लीवो, इसको मॉड में कर दीजिए इनटू 100। ठीक है, बस अब इससे फर्क ये पड़ेगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब लीवो का इनैंशोमेरिक एक्सेस है, और अगर ये पॉजिटिव आ रही है मतलब डेक्स्ट्रो का इनैंशोमेरिक एक्सेस है ना। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे अभी हमने देखा था कि डेक्स्ट्रो 80% है और लीवो कितना था 20%। तो अगर मैं एनांशोमेरिक एक्सेस इस फॉर्मूले से निकालती तो वही आता 80 - 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो कितना आता 60%, जो मैंने वैसे निकाल लिया था 80 - 20 करके, है ना। तो चाहे आप ऐसे करके निकालो चाहे आप ऐसे करके निकालो, बात सेम ही पड़ेगी, बट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैम तो इसमें हमें डी और एल हमेशा दिया होगा? हाँ बिल्कुल दिया रहेगा कि इस परसेंट ऑफ डेक्स्ट्रो है, इतना परसेंट लीवो का है, और फिर आपको एनांशोमेरिक एक्सेस बोली जाएगी निकालने के लिए, तो आप निकाल लेंगे। बात आई समझ? कोई डाउट? यस। ठीक है, तो इसके चलते हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की समाप्ति होती है। वी हैव कंप्लीटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोगों को कोई भी डाउट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी जो आप केमिकल काइनेटिक्स के टेस्ट होने के बाद से शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना। बट फिलहाल आप अपनी क्लास में आने से पहले क्लास में जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसको जरूर रिवाइज करिए, उसको डिले मत करिए। क्लियर? कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? मैम हाँ जी, और मैम स्पेसिफिक रोटेशन में हमने एक लाइन लिखी थी दैट स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन 1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन इन अ 1 डेसीमीटर ट्यूब। मैम इस लाइन डेसीमीटर फिर से लेंथ है, नॉट क्यूब। यस मैम, तो क्या बोल रहे हो? हम इस लाइन को एक बार फिर से बता दीजिए, इसका मतलब क्या था? स्पेसिफिक देखो, थीटा जो है वो सी पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। मैं जब स्पेसिफिक रोटेशन निकालती हूँ तो मैं सी और एल को क्या कर देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ। सी एंड एल फिक्स है, तो मैं अल्फा बोलती हूँ। अल्फा वो थीटा ऑब्जर्व्ड है जब कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की 1 ग्राम पर ml होगी, और वो उस प्लेस में रखा जाएगा जिस ट्यूब की लेंथ जो है वो 1 डेसीमीटर होगी। ठीक है, तो जैसे आप बोलते नहीं हो कि मतलब कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस पर यूनिट एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या पर यूनिट वॉल्यूम बोल लिया जाए, ये वही है। स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एंड पर यूनिट लेंथ। तो इसलिए मैंने अल्फा को लिखा है थीटा बाय सी इंटू एल पर यूनिट के। ठीक है, यस मैम। बस फर्क इतना है कि सी का यूनिट ग्राम पर ml है ना कि मोल्स पर ml, और लेंथ का यूनिट डेसीमीटर है ना कि सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, मुझे वो एक पुराना डाउट था, पुराने मतलब इसी चैप्टर में से पहले थोड़ा था। हाँ हाँ बोल। बोलो। मैम वो मैं बना रहा हूँ उसको। अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी सुविधा है इस जूम में, ये तो सही चीज है। तो इसमें ये बता दीजिए, इसमें पीओएस जो था वो कैसे? अरे मैंने इन दोनों को एक प्लेन में ले लिया ना, जैसे इसको ऐसे बना ले, ये तेरा CH3 अबव है, यहाँ पे CH3 बिलो है ना, यही है ना। अब मैंने क्या करा, इनको एक प्लेन में ले लिया, ऐसे करके एक प्लेन बना लिया, ये रहा मेरा प्लेन। इसको प्लेन में कंसीडर कर लिया, तो ये हाफ बचा और ये हाफ बचा, ये दोनों हाफ सेम है, इसलिए ये पीओएस है। समझा? अच्छा ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का?
चले फिर समाप्ति करें। चलिए जी, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।